हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिए और कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना तैयार कीजिए, क्योंकि जो जो क्वेश्चन बताएंगे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो क्वेश्चन आपको कम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मतलब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ छोटा छोटा चीज ऐसा रहता है जो हमको लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेस्ट ये रहेगा कि अब तो एग्जाम भी आ चुका है, ठीक, और एग्जाम आ चुका है तो आज जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, कम से कम ये 3 मॉडल पेपर है, फाउंडेशन का है। ये कोई लड़का हमको सेंड किया था, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और हमको लगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हो, ठीक है, सभी इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम दिन भी जाओगे तो क्या करना है, इसको इस क्वेश्चन जितना बताएं इन सभी क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, इसके जो आप क्वेश्चन बैंक पीछे बनाएंगे तो वो बनाएंगे ही, बट इसको भी क्या करना है, देख लेना है थोड़ा थोड़ा सा, तो माइंड में क्या रहेगा, थोड़ा सा सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं विदाउट लेट किए हुए। तो यहाँ देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी के पास अगर कोई भी सिविल से होगा या मैकेनिकल्स होगा तो उसके पास फाउंडेशन, अगर कोई ओनली फॉर सिविल का स्टूडेंट्स होगा तो उसके पास मॉडल पेपर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक फाउंडेशन का, तो उसी का ये मॉडल पेपर है और इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, उसी का हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जिसके पास है वो भी ठीक है और जिसके पास नहीं है वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन का सिर्फ ओनली फॉर हम आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए, और तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, द वैल्यू ऑफ 10x dx। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब हमको 10x का क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, इसको इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10x है तो 10x dx हमको इसका इंटीग्रेशन चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दो इंटीग्रेशन होता है, एक होता है लॉग, निकालने के बाद हम बताते हैं, पहले सीख लीजिए क्या होता है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, इसका इंटीग्रेशन ऐसे हम निकालेंगे, sin x अपॉन cos x dx। यहां से हम लेट करेंगे cos x को z, इसको ये क्या आएगा माइनस sin x, उसके बाद dx इक्वल टू dz। ठीक है, ये माइनस को साइड लेके चलते हैं हम, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dz यहाँ पर रखिए, तो ये क्या आ जाएगा माइनस dz, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा z। ठीक है, तो इसको माइनस को हम बाहर लेते हैं, यहाँ 1/z हो जाएगा, फिर dz, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग z प्लस सी, माइनस लॉग z प्लस सी। अब इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं z को हम क्या रख सकते हैं, cos x रख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग cos x प्लस सी। तो पहला इंटीग्रेशन तो ये है क्या, लॉग cos x, ये cos x है मेरा, cos x प्लस सी। ठीक है, देखिए अब इसी माइनस मान लीजिए यहाँ पर -1 है, ठीक है, ये -1 इस पर आ जाएगा cos x पर। मेरे कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लॉग और cos x प्लस सी, ये माइनस इस पर आएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऐसे cos x पर पावर -1 प्लस सी, ये -1 इस पर आएगा, नीचे इसको करेंगे हम एक बार, क्या होगा, ये 1/cos x हो सकता है क्या, फिर प्लस में सी, 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x, तो log sec x प्लस सी। यहां पर है दो आंसर है, एक ये भी आ सकता है क्या कि माइनस लॉग cos x प्लस सी ये, और दूसरा ये ऑप्शन में अगर जो दोनों में से जो आंसर होगा आपको वो चेक लगाना है। ठीक है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि 10x का जो इंटीग्रेशन होता है, पहला क्या होता है माइनस लॉग cos x प्लस सी, थोड़ा दिमाग फास्ट चलाइएगा, और दूसरा क्या होता है log sec x प्लस सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन x 1 प्लस x log x dx है, इसका हमको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले क्या करें, इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो e टू द पावर x अपॉन x है, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस x log x dx है। हम क्या करते हैं, सिर्फ इस x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x, और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, log x dx। ठीक है, तो देखिए एक चीज और आगे चलते हैं, इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू द पावर x और log x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1/x। आप लोगों में से कुछ ये फॉर्मूला जानते होंगे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f प्राइम x dx ऐसा कुछ है। ठीक है, यानी कि यहाँ का फंक्शन जो है, इस फंक्शन का डी से निकालने के बाद यहाँ हमको मिल जाता है, तो इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए e टू द पावर x
एफ एक्स प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेट होता है इसी प्रकार से। अगर इसका देखिए यहाँ पर ये log x है, एक फंक्शन यहाँ दूसरा फंक्शन यहाँ है, तो अगर इसका हम डीसी निकालेंगे log x का डीसी क्या होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका डीसी निकालने के बाद ये फंक्शन आ रहा है क्या, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेट करके लिखेंगे इट आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, ये log x प्लस सी, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसको नोट कीजिए और फटाफट इसको क्लीन करते हैं। उसके बाद आप लोग आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ, 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर x dx। देखिए x ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x dx है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो फंक्शंस है, ठीक है, पहला ही एक्सपोनेंशियल और दूसरा अलजेब्रिक। यहाँ पर एक आइलेट वाला फंक्शन सबको याद होगा, आइलेट, ऐसे क्या होता है इनवर्स, एल से लोगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक आ रहा है, इससे पहले इसको लीजिए फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल तो बाद में आ रहा है, तो इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। देखिए यहाँ पर जो दो फंक्शन है, कभी कभी होता है कि जब इंटीग्रेट नहीं हो पाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाय पार्ट्स का रूल लगाते हैं, जिसको हम खंडसा रूल समथिंग कुछ भी बोलते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, देखिए इनवर्स, लोगरिथमिक और अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मेरा x है और ई वाला फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पहला है इसको हम यू मानेंगे और इसको भी। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है कि u को हम ब्रेक करेंगे v का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए इसको हम डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। तो x इंटू ई टू द पावर x है, ठीक है, और यहाँ पर dx है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए u को हम ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे ब्रेक, और ई टू द पावर x का इंटीग्रेट, और यहाँ पर dx, फिर माइनस, यहाँ पर इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पर कोष्ट दीजिए, फिर हम देखिए जिसको हम ब्रेक किया उसका हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर यहाँ पर इंटीग्रेट लगाइए, इसी का इंटीग्रेट हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा dx, फिर यहाँ पर होल, उसके बाद dx। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कोष्ट बंद है, अब इसके अंदर वाला हमको कम करना है, तो ये क्या आ जाएगा x ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन वही होगा, फिर माइनस x का डीसी क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, इंटू इसका काम खत्म, अब इस इंटीग्रेशन का काम करेंगे ये वाला। ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर x, अब यहाँ पर क्या ये dx, तो ये dx, ये कोष्ट खत्म हो गया। ई टू द पावर x मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, ई टू द पावर x, तो यहाँ पर x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर क्या आ जाएगा x, और dx है यहाँ पर। ठीक है, ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर x, तो x इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x प्लस, यहाँ से आप ई टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये अगर कहीं ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं, मेरा क्या है द वैल्यू ऑफ, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ cos 2x प्लस 3 इज, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए हमको क्या आंसर है, cos 2x प्लस 3 का इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, cos 2x प्लस 3 है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कुछ भी रहे, देखिए x के मल्टीपल में अगर कुछ भी रहे, यहाँ पर माइनस रहे या 5 10 कुछ भी रहे, ठीक है, जितना से गुना, अगर -2 से मल्टीप्लाई आता तो हम क्या करते हैं, -2 से भाग करते, अगर +2 है तो +2 से हम भाग करेंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए यहाँ पर cos है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी कि साइन, तो साइन पूरा लिखना है, यानी कि क्या आ जाएगा साइन 2x प्लस 3। ठीक है, x में कितना से मल्टीप्लाई 2 से, तो हमको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है प्लस में c, तो जहां पर ये आंसर होगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और फिर साइन 2x प्लस 3 प्लस c। इस यहाँ पर जितना से मल्टीप्लाई होगा उतना से डिवाइड कर दीजिए, बस वो इंटीग्रेट निकल जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो cos का इंटीग्रेट किए, ठीक है, पूरा लिखे, फिर s में जितना से मल्टीप्लाई होगा उतना से हम डिवाइड भी करेंगे। आगे चलिए बोला गया है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्यूशन हम बहुत संक्षेप में लिख रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है dy बाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई है, तो
इसका हमको क्या करना बोला गया, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये एक हमको दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन और बोला गया इसको सॉल्व करने के लिए 5 नंबर क्वेश्चन है। तो कहीं पर भी आपको बोला जाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इक्वल टू y इज, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले हमको काम क्या करना पड़ेगा, इस ये y को देखिए, ये dy है, ठीक है, और ये y इस साइड है। तो हमको y वाले टर्म्स को, यानी कि y वाले टर्म्स को y के साइड लाना है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy और dx को इस साइड लेके चलिए। हम बहुत सारे वन इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y होता है ना, log y, और dx का इंटीग्रेशन x। सबको पता है कि log के बेस में e होता है, तो e पर पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा क्या, सॉरी यहाँ प्लस c b होगा, यानी कि इंटीग्रेट करने बाद c आएगा ना। तो e टू दी पावर ये पूरा आ जाएगा, e टू दी पावर x प्लस c इक्वल टू y, ठीक है। log के बेस में e रहता है और e यहाँ पर जो भी नंबर से कुछ भी रहेगा, पूरे कोई पावर में कर लेता है। e टू दी पावर क्या रहेगा, x प्लस c और इक्वल टू y। तो जहां पर भी होगा तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए बोला गया है यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, पर आप के भी कर सकते हैं, सी के ये सब मेरा क्या कांस्टेंट ही है, तो वहां पर के भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। तो उसके बाद बोला गया सॉल्यूशन ऑफ, बोला गया द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, बोला गया है द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम शॉर्ट टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, समझ जाते हो जल्दी से। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ पर 4x इज। अब इसको बोला गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व, यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है। और ऑप्शन में जो दिया गया है हमको dy बाई dx के टर्म में दिया गया है, ठीक है। तो इसको सिंपल सा बात है कि हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक। तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर dy बाई dx एक टर्म है, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसको कर लेते हैं। तो क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। फिर dy बाई dx, ये बात तो समझ में आ रहा है सबको। फिर 4x है, तो 4a मेरा कांस्टेंट है, तो x तो खत्म हो जाएगा एक बार dc करने के बाद, ठीक। अब यहाँ देखिए ये क्या आया है 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a आया है ना। अब यहाँ से जो ये 4a आया है, तो इस 4a का वैल्यू देखिए यहाँ से हम लेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, देखिए वाई स्क्वायर क्या है 4ax है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 4a का वैल्यू निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो सकता है क्या, 4a बराबर है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ से 4a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये x डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको हम 2y dy बाई dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर, इसको हम y मल्टीप्लाई y करके x लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम, ये y कैंसिल, ये x यहाँ पर आएगा, तो 2x dy बाई dx, यहाँ पर एक y बचेगा, इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो माइनस में ये क्या हो जाएगा, इसको सही ढंग से लिखिए माइनस y इक्वल टू 0। तो जहाँ पर ऐसा होगा तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तो क्लीन कर रहे हैं इसको। अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक है। हमको भी बहुत मेहनत लगता है, हमको जितना मेहनत लगता है उतना आप लोग पढ़ोगे तब ना। अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए, बेटर रिजल्ट्स आएगा, ठीक है। इतना सारा लेक्चर हम पहले से डाउनलोड कर, मतलब प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उन सभी को आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा बहुत कुछ, ठीक है। धीरे धीरे सबको क्लियर करो। अब चलिए देखते हैं आगे। एक है क्या कि बोला गया कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लिख रहे हैं इसको, 7 नंबर में क्वेश्चन है ये, कि बोला गया है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है क्या, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx, और इसका क्या होल स्क्वायर इज।
इसका बोला गया हमको ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका हम ऑर्डर डिग्री, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। देखिए ये रूट है पूरे पर, और ये रूट इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। एक चीज का ध्यान दीजिए, देखिए जब हम ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं जब ऑर्डर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कहने का मतलब जिसका ज्यादा अधिक बार डिफरेंशिएट किया गया होगा वो मेरा क्या होगा, ऑर्डर होगा, यानी कि सबसे अधिक बार डीसी निकाला जिसका गया होगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसको हम सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा बार डीसी कहाँ निकाला गया, देखिए डी स्क्वायर, मान लीजिए क्या y इक्वल टू एक्स है, एक्स क्यूब है, ठीक है। इसको हम एक बार डीसी करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर अगर करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब सबसे अधिक बार जो डीसी किया गया है उसका पावर देखना है कितना, तो वो मेरा क्या होता है, ऑर्डर होता है। इसका देखिए ये इसमें ये तो डीसी कम किया गया, यानी कि 1 बार, इसको क्या 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स वाला को लेना है, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 2, ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 2, और डिग्री क्या हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट। अब इसी चीज का हमको एक्सपोनेंट पावर देखना है कितना, तो वो मेरा क्या होता है, डिग्री होता है, तो वो क्या हो जाएगा डिग्री, डिग्री क्या हो जाएगा 2। और ये चीज देखिए ऑब्जेक्टिव में होता क्या है कि हमको ऑर्डर डिग्री निकालना है, ठीक है। यहाँ पर तो 2 2 आ गया, हम समझेंगे ऑर्डर 2 है और डिग्री 2 है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव मतलब बुक्स मतलब जब आप बोर्ड का एग्जाम दे लीजिएगा तो वहां पर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर ऑर्डर 2 निकल जाता और डिग्री 3, तो वहां पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको 2 देना पड़ता और डिग्री अकॉर्डिंग 3। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, पहले हमको ऑर्डर लिखना है उसके बाद क्या लिखना है, डिग्री। ये बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू, यही चीज इस आगे लिख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन से, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस एक्स है। देखिए इसको बोला गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू सी, मतलब एक इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस एक्स, और इसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको हम, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या है y इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर c और ई टू दी पावर माइनस एक्स होगा, और यहाँ पर -1 होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज देख लीजिए आप, यहाँ पर माइनस है डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा टर्म्स को देखिए यहाँ पर है क्या, है ना, इसके बदले हम y लिख सकते हैं क्या, -y, है ना। अब इस -y को इस साइड लाइए, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसका आंसर ये होगा, इसको टिक मारिएगा। उसके बाद आगे चलिए, बोला गया है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि 9 नंबर में जो है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज। अब बोला गया इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई। आप लोग सभी जानते हैं कि अगर बेस समान हो तो पावर क्या, तो ऊपर जुड़ जाता है, तो वही काम ही क्या है। अब देखिए इसको हम करते क्या है, इसको हम क्या करेंगे कि एक्स वाले टर्म को एक्स साइड ले आएंगे, वाई वाले टर्म्स को वाई की साइड लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर आएगा तुम्हारा बट्टा, पता नहीं मार्कर को क्या हो जाता है, कभी कभी समझ नहीं आता है। तो ये ई टू दी पावर यहाँ पर आएगा, है ना, और यहाँ पर डी वाई है, और ये डी एक्स कहाँ जाएगा, इस साइड आएगा, होगा कि नहीं होगा तो। अब देखिए यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस वाई और डी वाई, और ये तो वैसे वैसे है, इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। ई टू दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन वही होगा, सिर्फ -1 और इक्वल टू में ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। यही इंटीग्रेशन होगा इसका, माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। जहां पर ऐसा होगा वैसा आपको टिक लगाना है, ठीक है। हम थोड़ा
इसमें इंक डालते हैं, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आप लोग आगे, तो 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया था, वैल्यू ऑफ 0 से 1 इंटीग्रेट करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। इसमें लिमिट डालिए तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स ये 0, ठीक है। साइन इनवर्स को 1 है, ये किसका वैल्यू होता है ये, तो साइन π/2 का वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद इसका तो 0 ही हो जाएगा, साइन इनवर्स फिर साइन 0, देख लीजिए साइन इनवर्स साइन 0। इसमें होता है क्या, देख प्रॉपर्टीज है कि अगर साइन इनवर्स, पहले हम बताए होंगे साइन इनवर्स और साइन एक्स, इसके अंदर वाला निकलता है ये सिर्फ एक्स, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा π/2, और ये तो 0 हो जाएगा, 0 में लिखना है, सिर्फ π/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब बोला गया था इफ f(x) इज एन इवन फंक्शन, ठीक है, देन माइनस a से a f(x) dx इज इक्वल टू। इसे कहने का मतलब ये है कि ये f(x) अगर एक इवन फंक्शन है तो इसका मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये एक तरह का प्रॉपर्टीज देख लीजिए। प्रॉपर्टीज क्या है कि माइनस a, अगर हम बताते हैं पहले ये क्या बोला कि इवन फंक्शन, अगर इफ माइनस a से a f(x) अगर इवन फंक्शन होगा तो इसको क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर 0 लगाइए, a f(x) dx, इस तरह से होगा। अगर इसी में बोला जाएगा कि ये क्या है, ऑड फंक्शन है, क्या यहाँ पर ऑड, अगर इफ f(x) इज ऑड फंक्शन तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये कि माइनस a से a होगा और f(x) dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इवन बोला गया फंक्शन तो इसका वैल्यू ये आएगा, ठीक है। आंसर में आपको ये टिक लगाना है। अगर ऑड बोला जाएगा कि ये फंक्शन क्या है यहाँ पर ऑड फंक्शन, तो उसका वैल्यू आपको आंसर में 0 दिया हुआ रहेगा। अगर 0 नहीं रहेगा तो नन ऑफ दीज रहेगा, तो उसमें आप लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर है आपको 17(3) का, ठीक है, 10, 11 और सॉरी 12 नंबर का देखना हमको। तो 12 नंबर में क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है कि 1 से e दिया हुआ है, ठीक है, और 1 प्लस log x अपॉन x, और यहाँ पर dx है। देखिए वो ये 1 प्लस log x को इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेट, तो 1 प्लस log x इक्वल टू z, ठीक है। ये तो 1 का 0 हो जाएगा, फिर log x का 1/x dx इक्वल टू dz। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1/e है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/log x इंटू 1/x इंटू dx। अब यहाँ देखिए 1/x इंटू dx के बदले क्या लिख सकते हैं, dz, ठीक है। पहले तो इसका वैल्यू चेंज कर लिए, किसके टर्म में है, x के टर्म में है, हमको वैल्यू किसके टर्म में चाहिए, z के टर्म में, क्योंकि हम z के टर्म में इसको चेंज किए, ठीक है। तो देखिए x बराबर यहाँ पर क्या है, x बराबर क्या है 1, तो x बराबर 1 है, तो हमको z बराबर क्या आएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर e रहता है और यहाँ पर 1 डालिएगा, जब कैलकुलेटर में आप यहाँ पर log 1 डालिएगा तो log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो z बराबर क्या बचेगा 1, ठीक है। अब x बराबर हम क्या रखेंगे, e, x बराबर e रखेंगे, देखिए 1 है फिर प्लस है, x बराबर e रखिए, इसके बेस में भी e रहता है और यहाँ पर भी e रहेगा, तो बेस में e और यहाँ पर e दोनों जगह e रहता है, तो log का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो z बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 डाले थे तो हमको 1 आया और e डाले थे तो क्या आया 2। इसको हम अगेन हम क्या राइट करेंगे, तो 1 से 2, ठीक है, इसको हम अगेन राइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको चेंज कर लिया z के फॉर्म में, और 1 प्लस log x को क्या लिखेंगे z, और इसको क्या लिखेंगे dz, ठीक है। अब z का इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा z² अपॉन 2, और कौन से कौन तक 1 से 2 तक, तो डालिए इस पर 2 को बाहर निकाल लीजिए आप, 1/2 बेटर रहेगा। इसको रखेंगे z² यानी कि 2 1 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1/2 होगा ना, गलत तो नहीं बना रहे हैं, चलिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 - 1 क्या आ जाएगा 3, और 3 डिवाइडेड 2, इसको यानी बोल सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई 3 क्या है 3/2, तो 3/2 में आपको टिक लगाना होगा, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर 3/2 होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ द, ये 30 नंबर्स का ये सवाल, द वैल्यू ऑफ 0 से इंफिनाइट
और ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा गौर समझिएगा, ठीक है। पहले इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स का। तो ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो वो वही आएगा, ठीक है। लेकिन नीचे में क्या होगा, -1। एक्स में कितना से मल्टीप्लाई, -1 से, तो -1 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इनफिनाइट तक। तो पहले इस माइनस को तो बाहर ले जाते हैं, ठीक। अब देखिए बचा क्या है इसके अंदर, -x और 0 से इनफिनाइट, ठीक है। अब पहले हम इनफिनाइट इसके अंदर डालेंगे तो माइनस, तो ई टू दी पावर क्या आ जाएगा, माइनस इनफिनाइट। फिर ई टू दी पावर अगर यहाँ पर 0 डालेंगे तो पूरा टर्म्स को 0 करेगा, सिर्फ 0 बचेगा, ई टू दी पावर 0, ठीक है। तो ई टू दी पावर 0 के लिए क्या होता है 1, तो चलिए 1 लिखते हैं। तो माइनस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई टू दी पावर इनफिनाइट, फिर यहाँ पर 1 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए ई टू दी पावर इनफिनाइट का वैल्यू इनफिनाइट होता है, बोलिए क्यों। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर हम 2 पर पावर मान लीजिए 2 रखें तो क्या आएगा, 4 आएगा। फिर 2 पावर 3 रखें क्या आ जाएगा, 8 आएगा। 2 पावर 4 रखें क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यानी 2 पर पावर बढ़ा रहे, किसी भी संख्या पर पावर बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। इसी मतलब से ई पर पावर क्या, इनफिनाइट। इनफिनाइट तो बहुत बड़ा संख्या है, और इसको जितना पावर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पावर बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, ई टू द पावर इनफिनाइट का वैल्यू क्या होता है, इनफिनाइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बाई इनफिनाइट माइनस 1। 1 बाई इनफिनाइट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है 0, देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर बात करें 0/1 क्या होगा, शायद आप लोग लिमिट सब पढ़े होंगे कभी, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। अगर इसी को हम पलटा देते हैं 1/0, तो ये क्या हो जाता है, इनफिनाइट। अगर ये इनफिनाइट को यहाँ कर दो, 0 को वहाँ, तो देखिए 1 बाई इनफिनाइट इक्वल टू 0। तो 1 बाई इनफिनाइट का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 - 1, इस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, 1/1। तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बोला गया था वैल्यू ऑफ 0 से π/4 cos 2x। इसको क्लीन करें क्या, बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। देखिए जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान में रखते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो काम आ जाएगा ये सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 40 नंबर्स। क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ 0 से π/4 और क्या है, cos 2x, है ना। इसका इंटीग्रेट करना है, तो देखिए cos 2x का इंटीग्रेट कीजिए, क्या होगा, sin 2x। क्या होगा, sin 2x। x में कितना से मल्टीप्लाई, 2 से, तुमको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिमिट लगा दीजिए 0 से π/4, ठीक है। फिर 2 को पहले बाहर निकाल लीजिए, और इसके बाद sin 2x, और 0 से क्या हो जाएगा, π/4 होगा कि नहीं होगा। चलिए इस π/4 को हम इसमें डालते हैं, x ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा, sin 2 × π/4। फिर इस 0 को यहाँ पर डालेंगे तो sin 0 क्या होगा, 0। इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको यहीं पर हम क्लोज कर देते हैं, सिंपल बात है। ये 2 2 4, तो π/2, sin π/2 वैल्यू कितना होता है, 1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसके आगे बोला गया, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि इफ f(x) इज एन ऑड फंक्शन। ये f(x) क्या बोला गया है, कि ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन। अब देखिए एक बवाल होने वाला है यहाँ पर, कि ऑड फंक्शन है, तो देन इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर मेरा ऑड फंक्शन होगा, पहले मेरा क्या था, इवन फंक्शन था, तो ये आया, ठीक है। अगर ऑड फंक्शन है तो मेरा ये आएगा, ठीक है। ये वाला पूरा टर्म्स इसका आंसर होगा, ठीक है। इफ f(x) इज ऑड फंक्शन होगा तो -a से f(x) dx का इक्वल टू क्या होगा, 0 आंसर होगा डायरेक्ट। तो 0 जहां पर होगा टिक लगाना है वहां पर, ठीक है। उसके बाद चलिए 16 नंबर में इसमें बोला गया है कि द ऑर्डर एंड डिग्री, चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर, द 16 नंबर का सवाल है ये, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इसका मतलब डिफरेंशियल समझिएगा, हम संक्षेप में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² और d²y/dx² √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इज। इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इस रूट को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 4, और इस पे पावर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पहले s को पावर दिए 4 हो जाएगा, ठीक, इंटू ये d² y/dx
डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। होगा नहीं होगा? पहले क्या था एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अंडर रूट है ये स्क्वायर, जब ये रूट इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा इस पूरे पर, ठीक है। स्क्वायर जब होगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा और इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ऑर्डर का बात करते हैं। तो ऑर्डर हम क्या बताए हम तो इससे पहले कि जिसका ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया होगा डीसी निकाला गया वो मेरा ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर देख सकते ये तो कम है, ये ज्यादा बार निकाला गया, तो इसका ये क्या आ जाएगा 2, ऑर्डर मेरा क्या आ जाएगा, ऑर्डर मेरा हो जाएगा 2 और डिग्री क्या आ जाएगा 2, ठीक है। पहले ऑर्डर लिखना है उसके बाद डिग्री लिखना है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं 17 नंबर्स में, इसको नोट कर लिए। आप लोग क्या हो कि आप लोग की पढ़ाई हो रही होगी, फालतू का टाइम पास करने से बेटर है कि आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बस कुछ ही दिन एग्जाम बचा है, 10 दिन के बाद एंजॉय हम लोग को करना ही है, ठीक है। डीजे बजा के डांस करना बहुत अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मन लगे तो मुजरा करने लगना, वो सब बेटर है। वो क्या बोलते हैं डांस करना, वो एक ही बात होता है, मुजरा डांस एक ही होते हैं। चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ बात करते हैं कि 17 नंबर में बोला गया है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। इसको हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर से आपको एक इक्वेशन लिख के बताते हैं कि वो क्या बोला गया, y इक्वल टू ए ई टू दी पावर एक्स प्लस, सॉरी हमको लिखना ही पड़ेगा, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। वो कर्व्स क्या दिया गया हमको, y इक्वल टू ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स, वेयर ए और बी, ए एंड बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये है, ठीक है। ये द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। तो मतलब ये इक्वेशन हमको दिया गया और इसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए निकालते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस एक्स है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से ए ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स के डीसी ई टू दी पावर एक्स, ये तो कॉन्स्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ बात करते हैं माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो यहाँ से माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स है इसीलिए, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, चलिए देखिए यहाँ बोला गया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व्स y इक्वल टू, ये हमको जो है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, फिर यही टर्म्स आएगा हमको ई टू दी पावर एक्स, ये माइनस है यहाँ पर लाइए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट इसको कर लिया हम, ई टू दी पावर एक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर अब इसको और डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, इस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, तो बी ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज जो है हमको इसके बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी हाँ ये देखिए यहाँ पर है, ये क्या, ये चीज है कि नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जब डिफरेंशिएट किए हैं तो फिर हमको ये चीज आ गया है, और इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं y, तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख सकते हैं क्या। और इसको आंसर, अगर ऐसा आंसर में नहीं है तो ऐसा आंसर में जरूर होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आंसर में यही है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। उसके बाद आगे चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या बोला गया है कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, क्या बोला गया है 18 नंबर, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा देखिएगा, द कर्व y इक्वल टू क्या है एफ एक्स है, और x एक्सिस एंड द लाइन x बराबर a एंड x बराबर b, x बराबर a एंड x बराबर b इज गिवन बाई
तो ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। हमको इसका आंसर निकालना है, क्या होगा, बोला गया एरिया, एरिया क्या होगा, हमको एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और बोला गया एक्स एक्सिस एंड द लाइन, ये लाइन भी दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कर्व कैसा होगा, कर्व ऐसा होगा या कुछ भी कैसे भी होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा कुछ भी, ठीक है। कर्व इसी तरह होता है, लाइन तो नहीं बोला गया, बोला गया कर्व बोला गया। चलिए तो पहले आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। ये एक्स है और ये क्या है, वाई, ठीक है। बोला गया देखिए एक्स बराबर एक्स बराबर बी, इसका मतलब क्या, एक्स को काट रहा है, कहीं कहीं एक्स बराबर यहाँ ए होगा, एक्स बराबर बी होगा यहाँ पर, तो इसका मतलब एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी। एक लाइन यहाँ दे दीजिए, एक लाइन यहाँ दीजिए, कर्व का बाद क्या गया, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये मेरा क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स का एक कर्व है, इसका इंटीग्रेट करना है तो मेरा एरिया निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए से कहाँ तक जाएंगे, बी तक, और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ y भी दे सकते हैं, ए से बी y डी एक्स, ठीक है। दोनों में से कोई मेरा एक आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर बोला गया द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है। इसको हम प्लेन करते थोड़ा सा, उसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए 19 नंबर में जो क्वेश्चन है, क्या बोला गया, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई टू कर्व्स y इक्वल टू क्या दिया गया है, हाई एक्स दिया गया है, एंड y इक्वल टू क्या दिया गया है, साई एक्स है ना, हाँ, एंड और टू लाइन्स क्या है मेरा, x बराबर a और x बराबर b, ठीक है। परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखे ऐसे परपेंडिकुलर दिया, उसके बाद AR लिखे, ठीक है। इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर बोला गया दो कर्व है, ठीक है। कैसा कर्व है, दो। उसी तरह यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम ऐसे एक लाइन बनाए हैं, ये एक्स एक्सिस और मेरा क्या है, वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ पर देखिए एक ऐसे करते फिर से, एक्स बराबर बी, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसी परपेंडिकुलर ऐसे होगा ना। चलिए तो एक्स बराबर ये ए और एक्स बराबर ये बी, ठीक। अभी के दो कर्व का बात किया गया है, तो हम एक कर्व को ऐसे ले लेते हैं और दूसरा कर्व को हम ऐसे ले लेते हैं। तो ऊपर वाला कर्व जो होगा वो मेरा क्या होगा, पहला कर्व होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल टू हाई एक्स, और ये इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल टू साई एक्स, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसका एरिया निकालने के लिए, तो पहला कर्व यानी कि ऊपर यानी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। क्या करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। चलिए इसको करते, इसका एरिया कैसे होगा, ए से बी तक अपर कर्व, अपर क्या यही है ना अपर कर्व, तो ये क्या आ जाएगा, फाइव एक्स दीजिए डी एक्स माइनस लोअर कर्व ये है, ये क्या आ जाएगा, ए से बी और साई एक्स और डी एक्स। तो जहां पर ऐसा होगा तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, इसको टिक मारिएगा आप लोग। उसके बाद बोला गया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चलिए इसको नोट कीजिए। क्या बोला गया है, 20 नंबर से क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल formed by the line, आप लोगों को दिख रहा होगा आई हो, तो y इक्वल टू 0 है, फिर y इक्वल टू 3x और x बराबर क्या है 3 है, ठीक है ना, एंड x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6 इज गिवन बाई, ठीक है, यहाँ पर गिवन बाई है। तो इसको कैसे देखिए, यहाँ पर इसका एरिया निकालना, कैसे एरिया निकालेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ बोला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेड बाय द लाइंस, ये सब क्या है, लाइंस है। तो सिंपल सा बात है, एक यहाँ पर ऐसे बनाइए लाइन, ठीक है, ये एक्स है ये एक्स है, देखिए y बराबर 0 क्या होगा, ओरिजिन पर ही होगा ना, एक्स का वैल्यू 0 वैल्यू कहाँ होता है, ओरिजिन है, जिसको मूल बिंदु आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं, अब बचा y बराबर 3x,
तो y बराबर x का क्या होता है ग्राफ आपको पता है, ये x y ये y, ठीक है। ये जब लाइन हम दोनों खींचते हैं तो y बराबर x का ग्राफ क्या होता है, इस लाइन से यानी कि ओरिजिन से पास करते हुए जाता है, ठीक है। तो y बराबर x हो या y बराबर 2x हो या y बराबर 5 हो, उसका ग्राफ ऐसे ही होगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है, x बराबर 3 x बराबर 6, तो x बराबर 3 कहीं ना कहीं यहाँ होगा और x बराबर 6 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो ये यहाँ और ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हमें एरिया चाहिए, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो क्या y बराबर 3x है, तो कहाँ से कहाँ तक, सॉरी 3 से 6 तक, ये 3 होगा और ये 6, तो 3 से 6 तक क्या 3x, ठीक ना। और यहाँ पर dx, अब यहाँ से इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, 3 बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेट क्या आ जाएगा x² 2, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, और 3 से 6 तक, ये 2 को बाहर लाइए तो क्या आ जाएगा 3y2 और ये क्या आ जाएगा x² 3 और 6, है ना, इस तरह से। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 3 क्या आ जाएगा 9, तो 3y2 9 माइनस ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये तो यहाँ पर है ना, सॉरी ये 6 है ऊपर, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा ना, 36 माइनस 9, तो ये क्या आ जाएगा 17, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई 17 होगा, 36 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 27 यानी कि 27, ठीक है। 36 में 9 जाएगा कितना 27 हो जाएगा। अब इसको देखिए 27 से क्या आ जाएगा 108, 3 से 23 3 9 6, 3 से 23 के होंगे 3 9 6 तो 81 होगा, 81/2, तो ये इसका आंसर हाँ बस आंसर मैं आपको ये सिर्फ दिया हुआ है, 3 से कहाँ तक 6 तक और 3x dx, आपको आंसर ये दिया हुआ। अगर आंसर में आपको कहीं ये भी दिया हुआ रहता तो आपको ये निकालना पड़ता, ठीक है। आंसर में सिर्फ यही है, ये वाला टर्म्स, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं और आगे का जो होने वाला है अभी तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा इस वीडियो को हम लंबी नहीं करेंगे, लेक्चर को लंबी नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत हो जाता है, बोरिंग फीलिंग होने लगते हो, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं।